रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो कौन आए? नील बोर आए। नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो पॉइंट्स थे वो सारे एक्सेप्ट कर लिए। 5 पॉइंट से इनके 5 पॉइंट थे, वो 5 के 5 इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए कि सारे पॉइंट एकदम करेक्ट हैं। फर्स्ट पॉइंट में रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम कंसिस्ट 2 पार्ट, 1 न्यूक्लियस, सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट होता है। फिर सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। फिर थर्ड पॉइंट में बताया कि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, डेंस होता है, इसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा होता है, एटम्स के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। और फिफ्थ पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड में सर्किल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। कहाँ पर? न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहाँ रिवॉल्व करता है। तो ये 5 पॉइंट नील बोर ने बिल्कुल एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिए। बस नील बोर ने कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया? तो नील बोर ने कॉन्सेंट्रेट किया जो फेलियर थे उनके पॉइंट देने के लिए, कि जो क्लार्क मैक्सवेल ने जो बताया था कि एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन अनस्टेबल नहीं होता, स्टेबल होता। तो एक्सप्लेन जो रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे उनको एक्सप्लेन किया नील बोर ने और अपना न्यू एटॉमिक मॉडल सामने रख दिया। तो फर्स्ट 2 पॉइंट इन्होंने दिए टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट 2 पॉइंट दिए इन्होंने स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने के लिए। ऐसे करके टोटल 4 पॉइंट दिए इन्होंने, और 4 पॉइंट में इन्हें दोनों फेलियर जो रदरफोर्ड डिफाइन नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो एक्सप्लेन करके अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। उसमें रदरफोर्ड के पॉइंट भी शामिल थे, इनके ये 4 पॉइंट और शामिल हो गए। अब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in circular paths. These circular path is known as stationary orbit. क्या बताया? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और इस सर्कुलर पाथ को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ओनली ऑर्बिट नहीं बोला इन्होंने, बोला स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का हिंदी में मतलब होता है स्थायी, एक जगह। तो एक स्टेबल ऑर्बिट के बारे में बताया इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में, कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक एटम के अंदर 2 पार्ट है, एक न्यूक्लियस है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियस बहुत छोटा पार्ट है, बाकी का पार्ट पूरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट उसमें बनते हैं, वहीं रिवॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बताया। बताओ फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक। तो सेकंड पॉइंट के बारे में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली दोज ऑर्बिट
in which angular momentum of electron integral multiple of h upon 2 pi, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ये MVR जो है इट इज़ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, 10th तक मोमेंटम के बारे में बताया जाता है छोटी क्लास में, 8th 9th 10th में मोमेंटम के बारे में बताया जाता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है, उसमें क्या होता है? मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कब आती है? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वो पर सेकंड जितना थीटा कवर करती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो पूरा एक राउंड जब घूमेगी तो 360 डिग्री का थीटा वो रिवॉल्व कर चुकी होगी। तो पर सेकंड वो जितना भी थीटा, जितना एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और बॉडी का मास और एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इनटू रेडियस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो अब MVR क्या हो गया? M मास और VR हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये MVR मिलाकर के हो गया एंगुलर मोमेंटम। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जहां उनका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। इंटीग्रल का मतलब है n की वैल्यू 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट। तो ये दोनों पॉइंट में ये फोकस रहे ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं करता, पर्टिकुलर जगह ही रिवॉल्व करता। अब इस पॉइंट पर जोर देने की ज़रूरत क्या थी इनको? तो इन्होंने आगे जाके क्लार्क मैक्सवेल को ये बताया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो स्पेसिफिक जगह ही रिवॉल्व कर रहा है। और उन स्पेसिफिक जगह पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एज अ नोडल एरिया, नोडल रीजन बना रही है। होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पढ़ी होगी, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ी होगी 10th में। तो मैग्नेटिक फील्ड में पूरा फील्ड बनाते थे, कंपास नीडल रख के बनाया है, मैग्नेट को रख देते और फिर उसके साइड में कंपास नीडल रखते हुए पॉइंट लगाते जाते, तो एक ऐसा एक रीजन डिफाइन हो जाता है कि वो मैग्नेट कहाँ तक एस पोल साउथ पोल कहाँ तक उसका एरिया डेवलप करेगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक रहेगी। तो उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में कई रीजन ऐसे भी आते हैं जहाँ वो अपना इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं रखते, उनको नोडल पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे इन्होंने बताया कि एटम के अंदर भी न्यूक्लियस से जो पॉजिटिव फील्ड बन रहा है उसमें भी जगह जगह नोडल रीजन होते हैं। उन नोडल रीजन में ही स्टेशनरी ऑर्बिट बनते हैं और वहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। अब उन नोडल रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इन्होंने ये क्लार्क मैक्सवेल को समझाया। क्लार्क मैक्सवेल को सही लगा कि हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील नहीं करेगा तो सही है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा तो एनर्जी रेडिएट होनी ही है। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपना ओरिजिनल ऑर्बिट छोड़ के कहीं और जाता है तो वहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करके तुरंत अपने वापस ओरिजिनल सेल में वापस लौट के आता है। उन्होंने वो सेटिस्फाई हो गए इनके इन दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट एक्सेप्ट कर लिए गए और यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिफाइन हो गया, जो कि नील बोर ने डिफाइन किया था। ठीक, अब नील बोर का फोकस था
स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने का। तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या पॉइंट बनाया? इन्होंने पॉइंट बनाया कि व्हेन वी सप्लाई, ध्यान से सुनना इन दोनों पॉइंट को, व्हेन वी सप्लाई सम एनर्जी टू द एटम देन इलेक्ट्रॉन of atom absorb some suitable energy for transition from lower energy cell to higher energy cell. That energy is represented by delta E and it is En2 minus En1. तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि व्हेन वी सप्लाई, ध्यान से सुनना, व्हेन वी सप्लाई सम एनर्जी टू द एटम देन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम सुटेबल एनर्जी फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट। क्या बोला उन्होंने? जब हम किसी एटम को कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उस एटम का इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्यों एब्जॉर्ब करेगा? उस एब्जॉर्ब करके वो अपनी एनर्जी को बढ़ा लेगा। एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट सेल में था तो उससे मूव करके हायर सेल में चला जाएगा। फर्स्ट सेल में था तो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जैसी एनर्जी उसको मिलेगी वैसा वो उन सेल्स में, हायर सेल्स में चला जाएगा। अब हायर सेल में जो जाने के लिए उसने हीट एब्जॉर्ब की है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उस एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना है तो उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया कि डेल्टा ई इक्वल टू En2, N2 यानी हायर एनर्जी लेवल सेल में एनर्जी, माइनस En1 यानी लोअर एनर्जी सेल में एनर्जी। तो गेन करने के बाद En2 हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले En1 थी तो En2 माइनस En1 करेंगे तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो सामने आ जाएगी। तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि जब हम एटम को कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर सेल से हायर सेल में ट्रांजिट कर जाता है। इसके आगे इन्होंने बताया ये फिनोमेना के बाद जो एनर्जी बचती है, बची हुई एनर्जी, कुछ एनर्जी सप्लाई की, उसमें से कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिट कर गया। अब बची वाली जो एनर्जी है उसका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर दिया। बताएं ये स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ। फिर उन्होंने फोर्थ पॉइंट में बताया इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इन्होंने बोला कि जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके N1 सेल से N2 सेल में चला गया था तो वो वहाँ स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो N2 सेल उसकी अपनी सेल नहीं है। तो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली वो वापस लौटेगा अपने ओरिजिनल सेल N1 में। तो जब वो हायर सेल से लोअर सेल में रिटर्न बैक कर रहा होगा उस समय वो एनर्जी एमिट करेगा। और कितनी एमिट करेगा? तो जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी एमिट कर देगा। वो जो उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही राइट एनर्जी एमिट कर देगा। अब ये जो एनर्जी है इसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे और प्रिज्म से इसका स्पेक्ट्रम बनेगा तो इस स्पेक्ट्रम को ही बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम।
ऐसे करके इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों को डिफाइन किया थर्ड और फोर्थ पॉइंट के थ्रू। और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दोनों फेलियर थे, दोनों के दोनों इन्होंने डिफाइन कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए, और इनका एटॉमिक मॉडल चलने लगा। बताएं इनके ऑल 4 पॉइंट्स में कहीं कोई डाउट है? सर सेकंड पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। सर तो उधर इंटीग्रल जो है सर, वो कितना लेंगे सर? 1 से लेके इनफाइनाइट को कैसे गिनेंगे? ये n जो है, n सेल नंबर है, ये सेल नंबर। जैसे एटम के यस सर, वही बाहर ये पूछना था। होता है ना, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी नंबर यहाँ डाल देंगे। तो तो यस जब भी उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आएगा, वहीं वो रिवॉल्व करने लगेगा, वहीं एक सेल डेवलप हो जाएगी और वहीं वो रिवॉल्व करने लगेगा। और वो रीजन ऐसा रीजन होगा जहाँ इस पॉजिटिव का, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव फील्ड है, वो वहाँ पर नोडल रीजन बनाएगा, यानी वहाँ पॉजिटिव फील्ड महसूस नहीं होगी। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ होती है लेकिन वो एक यस जगह सर। नोडल पॉइंट, नोडल रीजन बन जाते हैं, ऐसा रीजन बनाएगा, इन्होंने ये बताया। और कुछ इन पॉइंट्स में और कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो, इन पॉइंट्स के आगे इन्होंने और भी बहुत कुछ करके दिखाया। तो उसमें इम्पॉर्टेंट काम ये था कि इन्होंने इतना छोटा एटम, जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उसके ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करना सिखाया। तो ये टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ आर ऑफ ऑर्बिट, यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेशन करना इन्होंने बताया। अब देखो, ध्यान से समझना, एक एक बात ध्यान से समझना, और जो भी नहीं समझ में आए पूछना, क्योंकि कुछ नया लगेगा इसमें। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के इसका डिस्टेंस r है। इस r का ही वैल्यू फाइंड करना है अपन को, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जहाँ रिवॉल्व करेगा, वही ऑर्बिट है। और इस कॉन्सेप्ट में रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना हमको सिखाया जा रहा है। ठीक ठीक। अब इसमें जो क्या है कि जब भी कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, ये भी 8th 9th में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो वहाँ पर 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं। सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता, सेंट्रीपिटल फोर्स और हाँ ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेकंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये नहीं मालूम था सर। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साइड एट्रैक्शन, ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एट्रैक्शन होगा, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। जैसे अपन एक स्ट्रिंग में कुछ ऑब्जेक्ट बांध लें और उसको अपन घुमाएं, अपने हाथ से घुमाने की कोशिश करें, और जो अपन घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, उसका मैकेनिज्म समझें, तो क्या होगा कि अपन उस ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उसको हमेशा सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे।
तभी वो सर्कुलर मोशन में आएगा। ठीक, अब जब वो घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन में होगा, उस समय अपन ध्यान दें कि अगर सर्कुलर मोशन में घूमती हुई ऑब्जेक्ट को हमने बीच में स्ट्रिंग को छोड़ दिया, अब वो कहाँ जाएगा? तो हमेशा वो अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा। जो भी सर्कुलर मोशन का सेंटर है, सेंटर से दूर की साइड भागेगा वो। अब अपन सोचें कि अपन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट को घुमा रहे थे तो हम खींच तो रहे थे उसको सेंटर की साइड, लेकिन जब छोड़ा तो वो चला गया बाहर की साइड। ऐसा क्यों? जब हम सेंटर की साइड खींच रहे थे उसे सेंटर की साइड आना चाहिए, लेकिन गया हमेशा अपोजिट। जब भी अपन छोड़ दें उसको, सेंटर से बाहर की साइड जाएगा वो। इतना सोच पा रहे हैं? यस सर। हाँ। अब ये जो बाहर की साइड जा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब अपन एक स्ट्रिंग में बंधे हुए ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं तो हम उसको सेंटर की तरफ हमेशा खींच रहे हैं। ये एक रियल फोर्स है जो अपनी बॉडी उस पर दे रही है, यानी मस्कुलर फोर्स है ये। ठीक, 8th में पढ़ा होगा, मस्कुलर फोर्स पढ़े। तो मस्कुलर फोर्स से हम उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। ये रियल फोर्स है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और वो बॉडी जब घूम रही है तो वो अपने घूमने से, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, एक नया फोर्स जनरेट कर रही है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में लग रहा है। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इट इज़ नॉन एज सूडो फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है। वो बॉडी जब तक घूमेगी तब तक वो फोर्स लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा mv² के इक्वल होता है। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ सर्किल, जिस सर्किल में वो मोशन कर रही है उसका रेडियस। तो ये mv²/r जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या होगा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इतना समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है उसको अपन समझें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो पढ़ा होगा छोटी क्लास में। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर अनलाइक चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो वो कूलॉम्स लॉ से क्लियर होगा। कूलॉम्स लॉ कभी पढ़ा है क्या? कूलॉम्स लॉ में ये बताया जाता है कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं जो डिस्टेंस r पर अगर अरेंज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन पर जनरेट होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 इंटू Q2 मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये किसने बताया था? कूलॉम ने। तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट डाल देंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इससे अपन दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड कर सकते। ये कूलॉम्स लॉ था क्या कभी 8th 9th 10th में कहीं पढ़ा है क्या इसको?
शायद ये नहीं है। तो अभी समझ में आया कि दो चार्जेस के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। ये तो बताया गया छोटी क्लास में। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना जनरेट होता है वो कूलॉम ने बताया। इन्होंने बताया वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्जेज हैं उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इसमें इक्वल किया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डाल दिया, और ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस का फॉर्मूला बन गया। ये समझ में आया? यस सर। अब इसी को अपन वहाँ अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ हम डालेंगे के, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई, और ई की वैल्यू हम यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं, ई इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। ये फर्स्ट वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उसमें पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना क्यों होता। किसने बताया था? ये रॉबर्ट मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज उनको पता लगा था। बताओ सभी ने, जिनने वीडियो देखा है फर्स्ट वाला या मेरी क्लास की है फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उनको ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना रहता है। ठीक, तो इस चार्ज को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। इतना चार्ज बार बार लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा अपन को, तो उसको उसकी जगह ई लिख दिया। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज जेड ई, जेड एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो ई। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज आर है, आर का स्क्वायर कर दिया, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करने लगा। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों समझ में आया? सर सेंट्रीपिटल Yes, फोर्स sir. और रिवर्स वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या? फॉर्मूला और एक बार समझा। देखो जो अपन ने यहाँ ये समझा, जो ये Q1 की जगह समझ लो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज होता है Z इंटू ई, और ये Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। तो Q1 की जगह अपन क्या डाल देंगे, जेड ई डाल देंगे Q1 की, और Q2 की जगह ई डाल देंगे अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको ही वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बोला गया। कहाँ पर? यहाँ पर। Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, जेड ई, और ई Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज आर, ये आर स्क्वायर। बताओ अभी समझ में आया? हाँ सर। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उनके ये दोनों फोर्स बैलेंस रहते हैं। बैलेंस रहने का मतलब इक्वेट हो जाते हैं। तो इक्वेट जब कराएंगे तो mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी होगी तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कर देने का मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब वो इक्वल कर दिया अपन ने, आर से ये स्क्वायर चला गया, तो वी स्क्वायर के लिए एक इक्वेशन बन गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब वी स्क्वायर में वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, बिल्कुल ठीक। वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। अब देखो नील बोर के कौन से पॉइंट में वी को यूज़ किया गया, तो अपन को पता लगेगा कि नील बोर के सेकंड पॉइंट में एम वी आर में वी को यूज़ किया गया। याद है? यस सर। यहाँ पर v क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अपन आगे बढ़ाया तो देखो ये v को यहीं रोक लिया अपन ने, एन एच अपॉन 2πmr, और इस v को स्क्वायर कर दिया। ये क्या आ गया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब दोनों ही वी स्क्वायर की इक्वेशन है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करा सकते हैं अपन। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, जब ये इक्वेट कराया तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। इस r को यहाँ ले जाएंगे, बाकी को यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि अपना एम r कैलकुलेट करना है, तो r को यहाँ ले आए और ये n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m और ये के जेड ई स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा? बताएं, इतना समझ में आ रहा? हाँ सर। यस सर। हाँ, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन किया। ये इक्वेट कराने के बाद इस r को यहाँ ले गए और के जेड ई स्क्वायर को यहाँ ले गए, तो r की इक्वल ये वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में ये r का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में अपन एक चीज़ ध्यान देंगे कि कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब जिसको अपन को बदलना पड़ेगा बार बार। तो n यहाँ वेरिएबल है, n जो है n इज़ वेरिएबल। कैसे पता है n वेरिएबल है? n इज़ द सेल, नंबर ऑफ सेल। अगर हमको फर्स्ट सेल की रेडियस पूछी जाएगी तो हम n की वैल्यू 1 डालेंगे। अगर सेकंड सेल की रेडियस पूछी जाएगी तो हम n2 डालेंगे। मान लो थर्ड ऑर्बिट की पूछी जाएगी तो n3 डालेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पर, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू वेरिएबल वैल्यू है। तो ये n वेरिएबल वैल्यू हो गई, और एक दूसरी वेरिएबल वैल्यू यहाँ हो गई z। z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर एटम बदलते ही बदल जाता है। अगर एटम हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, z की वैल्यू 1। अगर He प्लस है, हीलियम प्लस आयन है, तो वहाँ z की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट He प्लस के लिए फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी।
इतनी बात समझ में आ रही है? बताएं। यस सर। अब इन दोनों वैल्यू n और z को छोड़ करके बाकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे h है, h होता है 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। पाई की वैल्यू पता होगा आप लोगों को 3.14, ये कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। k की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और E की वैल्यू कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी नहीं बदलने वाली। तो जो नहीं बदलने वाली वैल्यू है उनकी वैल्यू यहाँ पुट करके अपन सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसा तो हमें उस समय सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो वो टाइम बच जाएगा। तो ऐसा करके R का एक फार्मूला बन जाता है n² अपॉन z 0.529 × 10⁻10 मीटर। ठीक, तो ये एक फार्मूला बन गया। इट इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एटम। अगर हमको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस चाहिए है तो हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, z की वैल्यू 1 डालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उतना ही रेडियस आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का। अगर हमको फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम का चाहिए, हीलियम प्लस का, तो n की वैल्यू 1 डालेंगे, z की वैल्यू 2, क्योंकि हीलियम का एटम नंबर 2 होता है। तो ऐसे एटम बदलेगा और ऑर्बिट बदलेगा, तो n और z की वैल्यू अपन बदलते रहेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बाकी वैल्यू कांस्टेंट है तो अपन ने सॉल्व करके लिख ली। ये रेडियस कैलकुलेट करने का एक फार्मूला मिल गया अपन को। बताओ, इसको समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब देखो ये समझ में आ गया, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करना सीखेंगे अब अपन। ठीक, तो वेलोसिटी के लिए तो क्या करना पड़ेगा अपन को, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो नील बोर का एटॉमिक मॉडल में कौन से पॉइंट में वेलोसिटी आया है, तो अपन के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि mvr = NH/2π में v आया है। तो यहाँ से अपन v = NH/2πmr ऐसी इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, और जो r की वैल्यू है वो कहाँ से पुट करेंगे? r की वैल्यू जो अपन ने अभी यहाँ फाइंड की है, ये जो फाइंड की है n² h² 4 π² mkz e²। ठीक, यानी स्क्वायर कहाँ कहाँ है ये थोड़ा मेमोरी में रख लें। n में, h में, e में और पाई में स्क्वायर है, बाकी में कोई स्क्वायर नहीं है। तो 4mkz ये विदाउट स्क्वायर है। तो r क्या फार्मूला क्या हो जाएगा? n² h² अपॉन 4 π² mkz e²। ठीक, अब इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे अपन, यहाँ पर जहाँ अपन अभी
ये वेलोसिटी फाइंड की। तो वेलोसिटी इक्वल टू एन एच 2πm, यहाँ क्या डालेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में जो यहाँ आ जाएगा 4π स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? बताएं, इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे। तो n से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, h से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक। ये 2 से ये 2 2 जा 4, पाई से पाई का स्क्वायर गया, ठीक। m से m चला गया, ठीक। बाकी सबको यहाँ लिख देंगे। तो बाकी सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब इसमें वेरिएबल कौन कौन है? तो वेरिएबल इसमें भी वही जेड और एन वेरिएबल है। जेड एंड एन वेरिएबल है, इनको छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाकी सबकी वैल्यू क्या है? 2 तो यही रहेगा, पाई की 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का स्क्वायर अपॉन एच की वैल्यू 6.625 10⁻⁻34 और ये जेड और एन की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यू है। अब इसमें इन सब को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा 2.18 10⁻6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते। आया समझ में ये? यस सर। अब देखो इन दोनों कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन में कैसे यूज कराया जाएगा उसको ध्यान से समझें। अपन को बोला जाएगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड when electron revolving third cell of He plus ion। क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन He प्लस आयन के थर्ड सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो 1 सेकेंड में न्यूक्लियस के कितने राउंड लगाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मीनिंग यही हुआ कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने राउंड लगाएगा, ये पूछा जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है? इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड सेल ऑफ He प्लस आयन। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2.18 10⁻6 और z की वैल्यू He है 2 और n की वैल्यू 3, ये डाल करके मीटर पर सेकंड में हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे? ये तो हो गया 1 सेकेंड में इतने मीटर चलेगा ये। अब दिमाग लगाएंगे कि वो 1 राउंड में कितने मीटर चलता है।
1 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो कितने मीटर चलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो 1 राउंड में वो मोशन सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट 1 राउंड में उस सर्किल के पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ये पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेरीमीटर ऑफ थर्ड सेल फाइंड करना। पेरीमीटर के लिए हमको रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला सीखा होगा 2πr। अब r मालूम होगा तो पेरीमीटर पता लग जाएगा। तो इसलिए हमको अब r कैलकुलेट करना होगा। तो r कैलकुलेट करेंगे। r इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, n² बाई z 0.529 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ n की वैल्यू क्या डाल देंगे, थर्ड सेल बोला गया तो n की वैल्यू 3 डाल देंगे। और z की वैल्यू क्या डालेंगे, हीलियम है तो z 2 होता है, 2 डाल देंगे। और ये 0.529 इंटू 10⁻⁻10 ये r आ जाएगा। और इस r से पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू 2πr। ठीक, ये मीटर में पेरीमीटर आ गई। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी हमारे पास है इतनी, और थर्ड ऑर्बिट की पेरीमीटर इतनी है। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वेलोसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा 2πr से। ये स्टेप समझ में आ रहा कि नहीं, बताएं। वेलोसिटी को 2πr से डिवाइड करना पड़ेगा, ये सोच पा रहे कि नहीं? बताएं। जेड की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, ये तो हो गया वेलोसिटी। और डिवाइडेड बाई 2πr यानी 2 इंटू 3.14 और 3² बाई 2.529 10⁻⁻10। इतने को सॉल्व कर लेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा कि 1 सेकेंड में इतने रिवॉल्यूशन कवर करेगा। आ रहा समझ में ये बात? यस सर। यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन बनता है बहुत इम्पोर्टेंट इस पर, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? टाइम पीरियड होता है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा लगाने में जो टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड। अब अपन को वेलोसिटी पता है, सरकमफ्रेंस पता है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपन को वेलोसिटी या उसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, जो यहाँ अपन ने कैलकुलेट की है।
सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस डेंसिटी। अपॉन, हाँ यस सर। हाँ। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना, एक राउंड में जितना चल रहा है वो 2πr यानी पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम पीरियड हमको मिल जाएगा। आया समझ में? यस सर। अगर हम वेलोसिटी को पेरीमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, और अगर हम पेरीमीटर को वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक राउंड में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम मिल जाएगा। दैट इज़ नॉन एज टाइम पीरियड। तो ये आप लोग को फाइंड करना है